नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय स्टार्टअप उत्सव की। बताएंगे क्या खास है इस बार भोपाल में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायक डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन। युवाओं और स्टार्टअप के बीच खाई पाटने का मंच बन रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री ने किया राष्ट्रीय मासिक विज्ञान पत्रिका के डोगरी संस्करण का विमोचन। मातृभाषा में विज्ञान का प्रचार प्रसार करने की भारत सरकार की पहल के तहत क्षेत्रीय भाषाओं पर दिया जा रहा है जोर। भोपाल में होगा विज्ञान प्रसार के 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन। 22 से 26 अगस्त तक दिखाई जाएंगी विज्ञान का संचार करने वाली देश दुनिया की 71 चुनी हुई फिल्में। और अब खबरें विस्तार से। नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में स्टार्टअप उत्सव की शुरुआत की गई है। इस उत्सव का लक्ष्य विभिन्न स्टार्टअप संस्थापकों, प्रेरक वक्ताओं, सलाहकारों और निवेशकों को एक मंच प्रदान करना है। इसी कड़ी में 12 अगस्त को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टार्टअप प्रदर्शनी सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएसटी पदाधिकारियों सहित विभिन्न भागीदारों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को स्टार्टअप का यह दौर एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की सबसे अहम जरूरत है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड ने युवा प्रतिभा और स्टार्टअप के बीच की खाई को पाटने के लिए 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि 2021-30 के दशक में भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए परिवर्तनकारी बदलाव आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या में तीसरे स्थान पर है। भारत में आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले 49% स्टार्टअप छोटे शहरों से हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत इस समय तीसरे स्थान पर खड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतवासियों में, हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन उस प्रकार का उनको सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने भी सभा को संबोधित किया। The comment was that how are we going to scale up these startups to larger? आज बात यह है कि हम स्टार्टअप को बड़े उत्पादों और बड़े पोर्टफोलियो में कैसे परिवर्तित कर पाएंगे। यह यात्रा हमारे लिए और आप सभी के लिए कल से शुरू हो रही है। आप जब अपनी कंपनियों में वापस जाएं, जहां पर आप स्थित हैं, आज के आत्मनिरीक्षण से यह सीख लें कि आप भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे। And how you are going to shape your companies for future. कार्यक्रम में डीएसटी अधिकारियों सहित अन्य सभी हितधारक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया और केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्टार्टअप द्वारा स्थापित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड काल में डीएसटी द्वारा रिकॉर्ड समय में ये कार्यक्रम तैयार किया गया था। ये भारत सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोविड उत्पादों और समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स का समर्थन करने वाला पहला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव और परिणाम इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसने 160 इनक्यूबेटरों को बढ़ावा दिया।
1627 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित 12,000 स्टार्टअप का पोषण किया और 1.30 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए। हमने कवच कार्यक्रम की परिकल्पना की, जिसको हमने अपने नेटवर्क पार्टनर इंक्यूबेटर के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही हमने 50 स्टार्टअप्स की पहचान करके उन्हें मदद पहुंचाई। इससे इन नेटवर्क्स को बहुत प्रोत्साहन मिला। आज 160 से अधिक इंक्यूबेटर रीड के रूप में काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम देश के सामने आने वाली किसी भी चुनौती या मुद्दे का इन इंक्यूबेटर्स के माध्यम से सामना कर सकते हैं। हमने 75 स्टार्टअप शोकेस किए हैं एक्सपो में और हमारा जो काम है पिछले 5-6 साल में वो स्पीड और स्केल में बहुत बढ़ गया है। ये जो स्टार्टअप डिस्प्ले हुई हैं ये इंस्पिरेशन रहेंगी हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि स्टार्टअप्स के द्वारा वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आगे आने वाले में भारत को एक नई दिशा, न्यू इंडिया के लिए एक नए सूत्रधार हो सकते हैं। उत्सव के समापन सत्र में बोलते हुए HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और फिक्की स्टार्टअप कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करेगी। We need to do some targeted work in creating products. हमें उत्पाद बनाने में कुछ लक्षित कार्य करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे 100 उत्पादों पर गौर करना चाहिए जो आज देश में आयात किए जाते हैं और हमें इन उत्पादों को बनाने के लिए स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करने के लिए फोकस्ड काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का काम विभिन्न इंक्यूबेटरों के भीतर किया जाता है और कुछ उत्पादों पर बहुत गहराई से ध्यान दिया जाता है तो हम वास्तविक आत्मनिर्भरता लाने में सफल होंगे। Extremely successful in bringing around the real आत्मनिर्भरता। DST स्टार्टअप एक्सपो में देश भर से DST के निधि कार्यक्रम के तहत समर्थित 75 प्रभावशाली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप का प्रदर्शन किया गया, जिनमें 50 स्टार्टअप ने ऑफलाइन और 25 स्टार्टअप ने डिजिटल माध्यम से प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मासिक विज्ञान पत्रिका विज्ञान यात्रा के डोगरी संस्करण का विमोचन किया। विभिन्न भाषाओं में जारी किए जा रहे इस प्रकार के संस्करण क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में विज्ञान का प्रसार की पहल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा विज्ञान का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा के माध्यम से किया गया है। हालांकि हिंदी भी भारत के एक बड़े क्षेत्र में नहीं बोली जाती। नतीजा ये कि क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में विज्ञान की उपलब्धता की कमी के चलते एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक विज्ञान का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाता। इसी को देखते हुए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने राष्ट्रीय मासिक विज्ञान पत्रिकाओं को क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी भाषा में मासिक विज्ञान पत्रिका विज्ञान यात्रा का जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विमोचन किया। इस पत्रिका को विज्ञान के जानकारों और डोगरी भाषा के विद्वानों की मदद से तैयार किया गया है। आज का ये समारोह सच पूछिए तो बड़ा उत्सवमय समारोह है और मैं तो ये कहूंगा कि हम एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन उत्सव मना रहे हैं। एक तरफ तो विज्ञान की महिमा और जय विज्ञान का उत्सव, दूसरी ओर डोगरी भाषा और डोगरी के साथ जुड़ी हुई संस्कृति सभ्यता का उत्सव, और तीसरी ओर इन दोनों की उत्सवों की रचना जिस बड़े आकार के अंतर्गत हो रही है उसका अमृत महोत्सव। और जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कि 25 वर्ष के बाद सन 2047 में जब भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शिखर पटल पर खड़ा होगा तो निश्चय ही
वहां तक पहुंचने के रास्ते की नींव और उसका आधार हमारी वैज्ञानिक क्षमता रहेगी, वैज्ञानिक प्रतिभा रहेगी। डोगरी संस्करण विमोचन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं और वैज्ञानिक साहित्य को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी भाषा की जानकारी नहीं होने की वजह से कोई भी विज्ञान की जानकारी से वंचित न रहे और उसको बिना बदले उसका पूरा लाभ ले सके। इस प्रकार विज्ञान के इच्छुक हर युवा को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न धाराओं में पढ़ाई करने वाले ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में स्नातक करने के बाद हाल ही में अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में टॉप किया है। इसी कड़ी में पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 के हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू संस्करणों का भी विमोचन किया था। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है कि जिसके माध्यम से हम डोगरी भाषा में विज्ञान के बारे में जानकारी पूरे देश को दे सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। एक जागरूक और तथ्यात्मक सोच वाले भारतीय समाज का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान पत्रिकाओं को प्रकाशित करने की ये पहल न सिर्फ जन जन तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी पहुंचाने में मददगार होगी, बल्कि अपनी मातृभाषा में विज्ञान को पढ़कर हर समुदाय के युवा वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। इस बार 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार का यह कार्यक्रम लगातार फिल्मों के माध्यम से विज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहा है। 22 से 26 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव के तहत भोपाल के रविंद्र भवन में देश दुनिया की चुनी हुई विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्में संचार का सबसे प्रभावी माध्यम हैं, जिनके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी बहुत रोचक अंदाज में प्रसारित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ साल 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त निकाय विज्ञान प्रसार ने राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत की थी। आज ये महोत्सव देश दुनिया के फिल्मकारों को सबसे बड़ा मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें विज्ञान विषयों पर फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस बार राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान प्रसार और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से यह आयोजन 22 से 26 अगस्त तक होगा। खास बात यह है कि महामारी के 2 साल के बाद ये पहला ऑफलाइन आयोजन है। साइंस फिल्म फेस्टिवल इस सब के लिए एक ऐसा मंच उन लोगों को देता है जो फिल्म बनाना चाहते हैं और विशेषकर साइंस में बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अवयवों पे बनाना चाहते हैं। हमने पिछले कई वर्षों में जिस तरह से देखा कि किस तरह से हमारा ये साइंस फिल्म फेस्टिवल इवॉल्व हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ा है, एक नया स्वरूप उसने हासिल किया। और ख़ासकर अब जब हम सब जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ आए दिन आ रही हैं, फिर भी फिल्मों का एक अपना स्थान है। फिल्म बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं और लोगों के जहन में इस तरह से उतर जाती हैं कि वो उनके जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। मुझे जान के बहुत खुशी है कि इस वर्ष भी पिछले वर्षों की तरह इस बार भी हमें रिकॉर्ड एंट्रीज़ मिली हैं और उम्मीद है कि हम इस मंच के ज़रिए और नए फिल्म मेकर्स को सामने ला पाएंगे, उनके अंदर एक जागरूकता पैदा कर पाएंगे, उनके अंदर एक खुशी और एक इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे कि वो नई फिल्मों का निर्माण कर सकें, साइंस को आम आदमी तक रोचक तरीके से पहुंचा सके, चाहे उसके अंदर कोई भी जॉनर का इस्तेमाल हो। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में इस बार 270 से ज्यादा देश विदेश की डॉक्यूमेंट्रीज
और शॉर्ट फिल्म्स प्राप्त हुई, जिनमें से 71 फिल्मों को प्रदर्शन और प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इन फिल्मों में देश विदेश के फिल्मकारों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और विद्यार्थियों द्वारा सामयिक विषयों पर तैयार की गई फिल्में शामिल हैं। विज्ञान फिल्म महोत्सव जहां लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करता है, वहीं इन फिल्मों के द्वारा मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों और मुद्दों पर वैज्ञानिक तरीके से लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी काम करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, औषधि जैसे विषयों के साथ उभरती नवीन तकनीकों पर आधारित ये फिल्में समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करने का सबसे सशक्त माध्यम कही जा सकती हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें जागरूकता भी लोगों में आती है, और जब जागरूकता आती है, वो नए विषय को देखते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है और उनमें एक एटीट्यूड या एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। तो ये लगातार हमारी फिल्में कर रही हैं, साइंस की फिल्में कर रही हैं, और वो भ्रम लोगों का टूटा है कि ये केवल किसी वैज्ञानिक की कोई कथा कहानी होगी या कोई लैब का कुछ इसमें दर्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फिल्में हम प्रमोट करते हैं, जिनको देश आज अप्रिशिएट कर रहा है, उसमें वैज्ञानिक भी हैं, प्रयोगशालाएं भी हैं, उसके अलावा समाज भी है, जनजीवन भी है, ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ भी हैं, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी है, हेल्थ और न्यूट्रिशन भी है। तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसको लेकर हमारे फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं देश में, और ये भ्रम टूट चुका है कि विज्ञान केवल वैज्ञानिकों का विषय है। विज्ञान जन सामान्य का विषय है और फिल्म मेकर्स उसको आम आदमी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता के अलावा पूरी दुनिया से चुनी हुई बेहतरीन विज्ञान फिल्मों को भी देखने का मौका मिलता है। प्रतियोगिता में आई फिल्मों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इस बार गोल्डन बीवर और तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कारों सहित कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम में फिल्मकार, वैज्ञानिक, संचारक, पत्रकार, लेखक, विद्यार्थी शामिल होंगे। फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा इस महोत्सव में विशेषज्ञों के व्याख्यान और मास्टर क्लासेस भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विज्ञान फिल्म बनाने के तरीकों और तकनीक पर चर्चा की जाती है। खासकर युवा फिल्मकारों के लिए ये सेशंस बहुत लाभदायक और प्रेरणादायी होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव एक प्रयास है लोगों तक विज्ञान को आसान तरीके से पहुंचाने का। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों यूएस के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के तहत ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रमुख डॉक्टर केंद्र शार्प और चीफ ऑफ स्टाफ ब्रायन स्टोन सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ इस सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के तरीकों पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने पहले ही ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली है और स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पृथ्वी और महासागर विज्ञान, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में सहयोग करने जैसे क्षेत्रों में सहभागिता जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आश्वासन दिया कि अब 2 दिवसीय मंथन सत्र में चिन्हित किए गए विषयों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, जियो साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलने का भी वादा किया। भारत सरकार की शीर्ष वैज्ञानिक संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कमान पहली बार किसी महिला वैज्ञानिक के हाथ में सौंपी गई है। पिछले दिनों CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की निदेशक नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी को CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर कलाईसेल्वी पूर्ण रूप से अगले 2 साल के लिए CSIR के महानिदेशक का पद संभालेंगी। तमिलनाडु के
तिरुनेलवेली जिले के छोटे से कस्बे में जन्मी नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी को 25 साल से ज्यादा का शोध कार्यों का अनुभव है। उनके शोध कार्य मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल पावर सिस्टम पर आधारित हैं। कलाईसेल्वी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें 125 से ज्यादा शोध पत्रों और 6 पेटेंट के लिए श्रेय जाता है। और चलते चलते नजर डालते हैं पिछले हफ्ते स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के तहत आयोजित की गई कुछ गतिविधियों पर। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।